हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम जो उर्वरक पढ़ रहे थे वो था अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट की रासायनिक संरचना व उसके गुण हमने देख लिए थे। अब इस लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे उसको, अमोनियम सल्फेट की मृदा में अभिक्रिया। तो देखते हैं। अमोनियम सल्फेट के लगातार प्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है। मृदा में डालने पर अमोनियम सल्फेट शीघ्रता से घुलकर अमोनियम एवं सल्फेट आयनों में विघटित हो जाता है। किस प्रकार से, देखिए। ये था, ये मृदा में आने पर क्या होगा, विघटित होगा किसमें, अमोनियम आयन, और किसमें, सल्फेट आयन में। ठीक है। अब क्या होगा, ये अमोनियम आयन मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं। वे सल्फेट आयन मृदा के Ca+2 से अभिक्रिया करके, यानी कि कैल्शियम आयन से अभिक्रिया करके CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं। सल्फेट बनाते हैं जो जल में घुलकर अपक्षारित हो जाते हैं तथा आंशिक रूप से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे मृदा कोलाइड पर कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है। देखिए, ये कोलाइड था, मृदा कोलाइड हम क्ले लिख सकते हैं, इसको क्ले लिख लो, या फिर आप इसको मृदा कोलाइड लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, बात एक ही है। हम यहाँ पर मृदा कोलाइड लिखते हैं। चलो, ये मृदा कोलाइड है, मान लो। इस पर कौन सा आयन है, इस पर कैल्शियम आयन है। अब ये अभिक्रिया कर रहा है किससे, अमोनियम सल्फेट से। यहाँ पर अमोनियम सल्फेट था NH4, इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, जो मृदा कोलाइड है इस मृदा कोलाइड पर क्या था, कैल्शियम आयन। इस कैल्शियम आयन की जगह यहां पर आ जाएंगे अमोनियम आयन। क्या आ गए, अमोनियम आयन आ जाते हैं। और जो हमारा कैल्शियम आयन था वो सल्फेट आयन SO4-2 से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, CaSO4 बना लेता है, जिसका क्या हो जाता है, अपक्षालन हो जाता है। तो देखिए कि इसमें जो अमोनियम आयन था, उस अमोनियम आयन कहाँ पे चला गया, कैल्शियम आयन की जगह मृदा कोलाइड पर चला गया। और जो सल्फेट आयन था इसका, वो क्या हुआ, कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बना लिया, जो कि क्या हुआ, जो कि मृदा में अपक्षयित हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो अमोनियम आयन का नाइट्रिक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अमोनियम आयन है। अब क्या होगा कि इन अमोनियम आयन का नाइट्रीकरण होने से अमोनियम आयन का नाइट्रीकरण होने से नाइट्रेट बनते हैं, नाइट्रेट आयन बनते हैं। जिनको पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब देखिए किस प्रकार से होते हैं। ये था हमारा NH4+, बैक्टीरिया है, यहाँ पर बन गया नाइट्राइट आयन।
ये नाइट्रेट आयन बन गया। दो H2O के अणु बन गए और कुछ यहाँ पर H प्लस आयन आ जाएंगे। कितने आएंगे? वे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 4 H प्लस आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया क्या? ये नाइट्राइट आयन। अब जो नाइट्रेट आयन बना है वो एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन सॉरी। और इस नाइट्रेट आयन को जो पौधे हैं वो क्या कर लेंगे? वो ग्रहण कर लेंगे। ये बैक्टीरिया है नाइट्रोमोनास। और ये है नाइट्रोबैक्टर। तो ये इस प्रकार से इस अमोनियम आयन, जो अमोनियम सल्फेट है हमारा उर्वरक है, इसकी अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया के द्वारा पौधों द्वारा जो नाइट्रेट आयन जो बना है उसे ग्रहण कर लिया जाता है। अब देखेंगे हम इसका फसलों पर प्रभाव कि ये जो अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक है इसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं फसलों पर इसका प्रभाव अमोनियम सल्फेट का। पहला है, धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करती है, इसलिए धान हेतु सर्वोत्तम उर्वरक है। अब जो अमोनियम सल्फेट है वो 2 आयनों में टूटता है, एक तो अमोनियम आयन और एक सल्फेट आयन। अब यहाँ पर हमें सीधे ही क्या मिल रहे हैं? अमोनियम आयन मिलते हैं। सीधे इसके अपने से मिलेंगे, हमें सीधे ही अमोनियम आयन मिलेंगे। और इन अमोनियम आयन को जो धान की फसल है वो नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करती है, तो उससे तो बहुत अच्छा काम हुआ ये। उसके लिए तो सीधे सीधे क्या मिल गए? अमोनियम आयन मिल गए और उनको सीधे ग्रहण कर लेती है। तो धान की फसल के लिए ये उर्वरक अमोनियम सल्फेट उर्वरक सर्वोत्तम उर्वरक होता है, यानी कि उसे जो चाहिए वो उसे सीधा मिल रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट उर्वरक कौन सा होता है? अमोनियम सल्फेट होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है जो आपको याद रखना है कि धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करती है, इसलिए धान हेतु सर्वोत्तम उर्वरक है। अब देखते हैं सेकंड नंबर का, इनके नाइट्रीकरण से नाइट्रेट आयन बनते हैं। हमने अभी देखा था कि इनका जो नाइट्रीकरण हुआ था उससे क्या बना था? उससे नाइट्रेट आयन बने थे जिसे सभी फसल आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। नाइट्रेट आयनों को सभी फसल ग्रहण करती हैं, अतः ये सभी फसलों हेतु उपयोगी हैं। सभी फसलों हेतु उपयोगी क्यों हैं? क्योंकि सभी फसल नाइट्रेट आयनों को ग्रहण कर लेती हैं और इनके द्वारा क्या बनते हैं? नाइट्रेट आयन बनते हैं। तीसरा है कि इनका प्रयोग खड़ी फसलों में छिड़क कर किया जाता है। अब इनका प्रयोग खड़ी फसल में छिड़क कर किया जाता है, इसलिए इनके प्रयोग में हमें आसानी होती है, तो अतः कह सकते हैं कि इनका प्रयोग इनको अधिक उपयोग में लिया जाता है क्योंकि इनका प्रयोग कैसा है? आसान है। चौथा है गंधक यानी कि सल्फर, जड़ों की ग्रंथियों के विकास में सहायक है। अब जिन फसलों की जड़ों में ग्रंथियां होती हैं उन फसलों के लिए तो गंधक यानी कि सल्फर बहुत आवश्यक होती है। तो तो इससे हमें गंधक सीधी मिल रही है, अमोनियम सल्फेट से सल्फेट आयन मिल रहा है और सल्फेट आयन से क्या मिल रही है? सीधी गंधक मिल रही है, सल्फर मिल रही है, जो क्या करेगी? जो कि जड़ों की फसलों, जो जिन फसलों की जड़ों में ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों के विकास में सहायक है, तो इन फसलों में ये बहुत आवश्यक होती है गंधक। अब ऐसी फसल कौन कौन सी होती है? ऐसी होती है प्याज है, लहसुन है, सरसों है। तो प्याज, लहसुन, सरसों में गंधक आवश्यक होती है। तो इस चौथा पॉइंट आपको लिखना है, गंधक जड़ों की ग्रंथियों के विकास में सहायक है और प्याज, लहसुन, सरसों आदि फसलों में गंधक आवश्यक होती है। अगला देखिए, जल में घुलनशील एवं शीघ्र सक्रिय होने के कारण फसलों को नाइट्रोजन शीघ्र प्राप्त हो जाती है।
यानी कि नाइट्रोजन प्राप्ति में यहाँ पर समय नहीं लगता है, ये शीघ्र ही अभिक्रिया हो जाती है, शीघ्र अभिक्रिया संपन्न होती है, जिससे क्या होता है, जिससे कि शीघ्र ही सारे काम हो जाते हैं। हमें नाइट्रोजन जो भी आयन मिलना होता है वो मिल जाता है और शीघ्र अभिक्रिया हो जाती है। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि अमोनियम सल्फेट उर्वरकों को चूना अथवा क्षारीय यौगिकों के साथ मिश्रण बनाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात पसंद थी, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए, कारण पूछा है इसमें क्या कहा गया है कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक को चूना क्या होता है, CaO, ये क्या है, चूना है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक को चूना अथवा क्षारीय यौगिकों के साथ मिश्रण बनाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो आंसर इसका सॉल्यूशन है क्या है, क्योंकि इनकी आपसी क्रिया से अमोनियम आयन, देखो जो अमोनियम सल्फेट उर्वरक है वो क्या होता है, अमोनियम आयन देता है, और अमोनियम आयन से क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है, किसी भी रूप में मिलो चाहे वो। तो क्योंकि इनकी आपसी क्रिया से अमोनियम आयन की नाइट्रोजन अमोनिया गैस के रूप में स्वतंत्र हो जाती है, जो वायुमंडल में विकसित हो जाती है, तो पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है। देखो किस प्रकार से होती है। ये है। अब इनकी जब अभिक्रिया होगी तो इनकी अभिक्रिया से क्या मिलने वाला है, हमें मिलना चाहिए था क्या, अमोनिया मिलनी चाहिए थी, हमें क्या मिलना चाहिए था, इनसे मिलना चाहिए था हमें अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमें जो सल्फेट आयन है वो अभिक्रिया कर लेगा किससे, कैल्शियम आयन से, और हमें क्या मिलेगा, CaSO4। क्या मिल गया हमें, CaSO4 मिल गया। साथ ही साथ में हमें क्या मिलती है, साथ ही साथ में मिलती है हमें 2 अणु अमोनिया के, NH3, ठीक है, और एक मिल जाता है हमें जल का अणु H2O। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये अमोनिया बनी है, नाइट्रोजन किस में गई, इस अमोनिया के रूप में गई। ये गैस होती है, और गैस क्या होगी, गैस वायुमंडल में विस्तृत हो जाएगी, स्वतंत्र रूप से फैल जाएगी, और हमें जो नाइट्रोजन मिलनी चाहिए थी अमोनियम आयन के द्वारा, वो नाइट्रोजन पौधों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अमोनिया के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगी। तो ये कारण हो गया कि अमोनियम जो सल्फेट उर्वरक है उसको चूना अथवा क्षारीय यौगिक के साथ क्यों उपयोग में नहीं लिया जाता है। अब अगला जो उर्वरक है वो देखते हैं, वो है हमारा DAP। तो आइए देखते हैं DAP के बारे में।